हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इको लेक्चरर। आज हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, यूजीसी नेट हो या लेक्चरर एग्ज़ाम हो या कॉलेज का कोई भी एग्ज़ाम हो, ये टॉपिक ऑलमोस्ट हर जगह पूछा जाता है। लेकिन एक प्रॉब्लम होती है, बहुत से स्टूडेंट को स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी का नाम तो याद कर लेते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एग्जैक्टली होता क्या है, ये इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो कन्फ्यूज़न हो जाती है। इसीलिए आज का लेक्चर सिर्फ डेफिनेशंस या रटने के लिए नहीं है, ठीक है। आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का एक्चुअल मीनिंग क्या है, इकोनॉमी किन सेक्टर से मिलकर बनती है, हर सेक्टर का इकोनॉमी में रोल क्या है, इंडिया की इकोनॉमी का स्ट्रक्चर टाइम के साथ कैसे चेंज हुआ, और आखिर में इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स और चैलेंजेस भी डिस्कस करेंगे। मेरा प्रॉमिस है कि लेक्चर ख़त्म होने के बाद ना ये टॉपिक आपको कभी रिवाइज़ करने की ज़रूरत भी मुश्किल से ही पड़ेगी, क्योंकि हम इसे रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता क्या है, ठीक है। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन, अगर कोई आपसे पूछे कि इंडिया की इकोनॉमी किस बेस पर चलती है, तो आप क्या जवाब देंगे? सिर्फ एग्रीकल्चर बोलना सही नहीं होगा, है ना। सिर्फ इंडस्ट्री बोलना भी सही नहीं होगा, और सिर्फ सर्विसेज बोलना भी सही कंप्लीट आंसर तो नहीं होगा, ठीक है। एक्चुअली इकोनॉमी इन तीनों सेक्टर्स के कम्बिनेशन से चलती है, और इसी कम्बिनेशन को हम इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बताता है कि किसी इकोनॉमी का फ्रेमवर्क या अरेंजमेंट कैसा है, और उसके अलग अलग सेक्टर्स इनकम और एम्प्लॉयमेंट में कितना कंट्रीब्यूशन देते हैं। अब देखिए, इस स्लाइड में 4 इम्पोर्टेंट बातें लिखी हुई हैं। पहली बात, इकोनॉमी में कौन कौन से सेक्टर हैं? 3 सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक है। ये आगे डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरी बात, हर सेक्टर जीडीपी या नेशनल इनकम में कितना कंट्रीब्यूशन देता है, यानी देश की टोटल इनकम में एग्रीकल्चर कितना कंट्रीब्यूट करता है, या इंडस्ट्रीज़ कितना कर रही हैं, और सर्विस सेक्टर कितना कर रहा है। तीसरी बात, एम्प्लॉयमेंट, कितने लोग किस सेक्टर में काम कर रहे हैं। हो सकता है किसी सेक्टर का जीडीपी कंट्रीब्यूशन कम हो लेकिन एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो, ये डिफरेंस समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। और चौथी बात, इकोनॉमी टाइम के साथ कैसे बदलती है। पहले इंडिया एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, फिर इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ, और आज सर्विस सेक्टर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर बन चुका है। यानी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हमें सिर्फ प्रेजेंट नहीं बताता, बल्कि इकोनॉमी का डेवलपमेंट जर्नी भी बताता है, ठीक है। अब राइट साइड का एग्जांपल देखिए, प्राइमरी सेक्टर हमें फूड और रॉ मटेरियल देता है, जैसे वीट हो गया, कॉटन, शुगर केन, ठीक है। और सेकेंडरी सेक्टर उन रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करता है, जैसे कॉटन से क्लॉथ बनाना, ठीक है। और टर्शरी सेक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे बैंकिंग, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल्स और आईटी। तो अगर एक लाइन में एग्ज़ाम में डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या लिखेंगे? इकोनॉमिक स्ट्रक्चर टेल अस हाउ एन इकोनॉमी इज ऑर्गेनाइज्ड एंड हाउ डिफरेंट सेक्टर वर्क टुगेदर टू जनरेट इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। यही इस चैप्टर का फाउंडेशन है। आज अब जब हमें स्ट्रक्चर का मीनिंग समझ आ गया है, तो अगला सवाल बनता है, इकोनॉमी के ये सेक्टर एग्जैक्टली कौन कौन से हैं और इनका रोल क्या है। इसी से हम नेक्स्ट स्लाइड में शुरू करेंगे, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की नेचर के बेसिस पर 3 मेजर सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। ये 3 सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। लेकिन सिर्फ नाम याद कर लेना काफ़ी नहीं है, हमें ये भी समझना होगा कि इन्हें अलग क्यों किया गया। देखिए, अगर कोई एक्टिविटी सीधा नेचर से रिसोर्सेज लेती है, जैसे फार्मिंग, फिशिंग या माइनिंग, तो वो प्राइमरी सेक्टर में आती है। अगर कोई एक्टिविटी उन रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके नए प्रोडक्ट बनाती है, जैसे कॉटन से क्लॉथ या आयरन से कार हो गया, ठीक है, तो वो सेकेंडरी सेक्टर है।
और जब कोई एक्टिविटी हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे बैंक हो गया, स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ट्रांसपोर्ट या आईटी कंपनीज़ हैं, तो वो टर्शियरी सेक्टर कहलाती हैं। ठीक है, अब एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप एक कॉटन टी शर्ट पहने हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले कॉटन किसने उगाया? फार्मर ने। ये हुआ प्राइमरी सेक्टर। अब उस कॉटन को फैक्ट्री में ले जाकर थ्रेड और क्लॉथ बनाया गया, ये हुआ सेकेंडरी सेक्टर। अब उस टी शर्ट को अमेज़न या किसी शोरूम ने आप तक पहुंचाया, पेमेंट बैंक के थ्रू हुई, डिलीवरी ट्रांसपोर्ट ने की, ये सब टर्शियरी सेक्टर का काम है। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट लाइन जो एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं, ये तीनों सेक्टर अलग अलग नहीं चलते, ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं और इस रिलेशनशिप को हम इंटरडिपेंडेंस ऑफ सेक्टर्स कहते हैं। सोचिए आप, अगर फार्मर कॉटन ही ना उगाए तो टेक्सटाइल फैक्ट्री क्या बनाएगी, और अगर फैक्ट्री क्लॉथ ही ना बनाए तो शॉप में बेचने के लिए क्या होगा। इसीलिए इकोनॉमी तभी स्मूथली चलती है जब ये तीनों सेक्टर मिलकर काम करते हैं। अब हम इन 3 सेक्टर को एक एक करके डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं प्राइमरी सेक्टर से। ठीक है, सबसे पहले जब हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर की, तो ये इंडियन इकोनॉमी का सबसे बेसिक और फाउंडेशन सेक्टर माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड करता है, यानी जो भी चीज़ें हमें नेचर से मिलती हैं उनसे जुड़ी एक्टिविटीज़ प्राइमरी सेक्टर में आती हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री, फिशिंग और माइनिंग। अब इन्हें एक एक करके समझते हैं। एग्रीकल्चर का मतलब है क्रॉप्स उगाना, जैसे वीट, राइस, कॉटन और शुगर केन। फॉरेस्ट्री में फॉरेस्ट का मैनेजमेंट और उनसे यूज़फुल प्रोडक्ट लेना शामिल होता है। फिशिंग में रिवर, लेक्स और सीज से फिश और दूसरे एक्वेटिक रिसोर्सेज प्राप्त किए जाते हैं। माइनिंग में अर्थ, कोल, आयरन और बॉक्साइट और दूसरे मिनरल्स निकाले जाते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, प्राइमरी सेक्टर सिर्फ फूड ही प्रोवाइड नहीं करता, ये रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जाता है, शुगर केन शुगर इंडस्ट्री को, मिल्क डेयरी इंडस्ट्री को, आयरन और स्टील इंडस्ट्री को। इसीलिए सेकेंडरी सेक्टर का एग्जिस्टेंस भी प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंड करता है। अब एम्प्लॉयमेंट की बात करें, इंडिया में आज भी बहुत बड़ा हिस्सा रूरल पॉपुलेशन का एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ में काम करता है। इसीलिए प्राइमरी सेक्टर एम्प्लॉयमेंट का मेजर सोर्स है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होने के बावजूद इसका जीडीपी कंट्रीब्यूशन रिलेटिवली कम है। यानी बहुत लोग इस सेक्टर में काम करते हैं, लेकिन टोटल नेशनल इनकम में इसका शेयर सर्विसेज सेक्टर से कम है। ये पॉइंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो इस स्लाइड का 1 लाइन कंक्लूजन याद रखिए, प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमी का फाउंडेशन है, क्योंकि ये फूड और रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है और बाकी दोनों सेक्टर्स को चलने के लिए ये बेस देता है। अब सवाल ये है, जब रॉ मटेरियल्स मिल गए तो उनका फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्जन कौन करता है? इसी का जवाब है सेकेंडरी सेक्टर, जिसे हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में समझते हैं। जो रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर देता है उसको यूज़फुल प्रोडक्ट में बदलने का काम करता है सेकेंडरी सेक्टर। सिंपल वर्ड्स में सेकेंडरी सेक्टर रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड में कन्वर्ट करता है। जैसे फार्मर ने कॉटन उगाया, अब कॉटन पहनने लायक नहीं होता है ना। जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री उस कॉटन से कपड़ा बनाती है तो ये सेकेंडरी सेक्टर का काम है। इसी तरह आयरन और माइन से निकलता है, लेकिन फैक्ट्रीज उसे स्टील बनाती हैं और उस स्टील से ब्रिजेस, मशीन और रेलवे ट्रैक्स बनते हैं। कंस्ट्रक्शन भी इसी सेक्टर का हिस्सा है, रोड्स, बिल्डिंग, डैम्स और ब्रिजेस बनाना, ये सब सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ हैं। एक और एग्जांपल देखिए, स्टील, प्लास्टिक और रबड़ को कंबाइन करके कार बनाना, ये भी सेकेंडरी सेक्टर है ना। इसीलिए हम कहते हैं ये सेक्टर इकोनॉमी में वैल्यू एडिशन करता है।
रॉ मटेरियल की वैल्यू कम होती है लेकिन प्रोसेसिंग के बाद उसकी वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है और इसी वजह से इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती हैं, स्पेशली अर्बन एरियाज में, और इकोनॉमिक ग्रोथ को स्पीड देती हैं। याद रखिए, प्राइमरी सेक्टर रॉ मटेरियल देता है, सेकेंडरी सेक्टर उस रॉ मटेरियल को यूजफुल गुड्स में बदलता है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात सोचिए, कपड़ा बन गया, कार भी बन गई, लेकिन अगर उन्हें मार्केट तक पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्ट ना हो, पेमेंट के लिए बैंक ना हो, एडवर्टाइजिंग ना हो, इंटरनेट ना हो, तो क्या ये प्रोडक्ट लोगों तक पहुंच पाएंगे? बिल्कुल नहीं। इसीलिए आता है टर्शरी सेक्टर, जिसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। ये सेक्टर गुड्स प्रोड्यूस नहीं करता बल्कि सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसे बैंक हमें डिपॉजिट और लोन की फैसिलिटीज़ देते हैं, आईटीज़ कंपनी सॉफ्टवेयर और डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर लोगों और गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, एजुकेशन सेक्टर नॉलेज और स्किल्स देता है, हेल्थ केयर सेक्टर हमारी हेल्थ का ध्यान रखता है, टूरिज्म फॉरेन एक्सचेंज कमाता है और लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। आज के टाइम में इंडिया में जीडीपी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इसी सेक्टर का है, सर्विसेज सेक्टर का, और इसीलिए इसे मॉडर्न इकोनॉमी की बैकबोन भी कहा जाता है। एक सिंपल चेन याद रखिए, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर रॉ मटेरियल देता है, सेकेंडरी सेक्टर उस रॉ मटेरियल को गुड्स में बदलता है, और टर्शरी सेक्टर उन गुड्स और लोगों को सर्विसेज देकर इकोनॉमी को स्मूथली चलाता है। ये तीनों सेक्टर्स अलग नहीं हैं बल्कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। अगर एक भी सेक्टर रुक जाए तो पूरी इकोनॉमी का फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब हमें तीनों सेक्टर समझ आ गए हैं होपफुली, है ना। अब एक इम्पोर्टेंट सवाल आता है, इंडिया की जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किस सेक्टर का है? सबसे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट क्लियर करते हैं। जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सिंपल वर्ड्स में एक साल के अंदर इंडिया में जितनी भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं उनकी टोटल वैल्यू को जीडीपी कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं तीनों सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन। प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन लगभग 15 से 18% है। इसमें एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग और क्वायरिंग जैसी एक्टिविटीज़ आती हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि कंट्रीब्यूशन कम है लेकिन इम्पोर्टेंस बिल्कुल कम नहीं है, क्योंकि इसी सेक्टर से बाकी सेक्टर्स को रॉ मटेरियल मिलता है। सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन लगभग 27 से 30% है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस और वाटर सप्लाई जैसे सेक्टर शामिल होते हैं। और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आता है टर्शरी सेक्टर, जिसका कंट्रीब्यूशन लगभग 54 से 58% है। इसमें बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, आईटी, टूरिज्म और कम्युनिकेशन जैसे सर्विसेज आती हैं। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए इंडिया की जीडीपी 300 लाख करोड़ है, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर लगभग 45 से 54 लाख, 45 से लेके 54 लाख करोड़ कंट्रीब्यूट करेगा। सेकेंडरी सेक्टर 81 से लेके 90 लाख करोड़ और टर्शरी सेक्टर लगभग 162 से लेकर 174 लाख करोड़ कंट्रीब्यूट करेगा। इस एग्जाम्पल से क्लियरली दिख रहा है कि आज के टाइम में सर्विसेज सेक्टर इंडिया की जीडीपी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, ठीक है। अब एक छोटी सी एग्जाम टिप देते हैं आपको। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि इंडिया की जीडीपी में हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन किस सेक्टर का है, तो आंसर होगा टर्शरी और सर्विसेज सेक्टर, है ना, ठीक है। तो अब हम समझते हैं, आगे हमारा आ जाएगा इंटरडिपेंडेंस ऑफ 3 सेक्टर। इसके बारे में अब बात करते हैं। अब ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, समझते हैं इसको। क्या ये तीनों सेक्टर्स अलग अलग काम करते हैं? बिल्कुल नहीं, ये तीनों सेक्टर्स इंटरडिपेंडेंट हैं, यानी एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं।
सबसे पहले प्राइमरी टू सेकेंडरी। प्राइमरी सेक्टर इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, जैसे कॉटन, फार्मर कॉटन उगाता है, टेक्सटाइल मिल उस कॉटन से कपड़ा बनाती है। अगर कॉटन ही नहीं होगा तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी नहीं हो चलेगी। अब सेकेंडरी से टर्शरी, फैक्ट्रीज गुड बनाती हैं, लेकिन इन गुड्स को मार्केट तक कौन पहुंचाता है? ट्रांसपोर्ट। कौन सेल करता है? रिटेल स्टोर्स। पेमेंट कौन हैंडल करता है? बैंक्स। ये सब टर्शरी सेक्टर का काम है। अब तीसरा, टर्शरी टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ट्रांसपोर्ट, फार्मर का अनाज मार्केट तक पहुंचाता है, ठीक है। बैंक्स इंडस्ट्री को लोन देते हैं, इंश्योरेंस रिस्क कम करता है, आईटीज कंपनी इंडस्ट्री को डिजिटल सॉल्यूशन देती हैं, यानी सर्विसेज सेक्टर दोनों सेक्टर को सपोर्ट करता है। अब एक कंप्लीट एग्जांपल देखते हैं। फार्मर वीट उगाता है, ये प्राइमरी सेक्टर है। उस वीट को फ्लोर मिल आटा बनाती है, ये सेकेंडरी सेक्टर है। और उस आटे को ट्रांसपोर्ट करके शॉप्स तक पहुंचाया जाता है और कस्टमर को बेचा जाता है, ये टर्शरी सेक्टर है। इसी तरह आयरन ऑन माइन से निकलता है, स्टील प्लांट उससे स्टील बनाती है और वही स्टील कंस्ट्रक्शन और ट्रांसपोर्ट में यूज़ होता है। और आज के डिजिटल ज़माने में आईटीज कंपनीज इंडस्ट्री को सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन प्रोवाइड करती हैं, जिससे प्रोडक्शन और एफिशिएंसी दोनों बढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखिए, ये तीनों सेक्टर बिल्कुल कार के 3 व्हील्स की तरह हैं। अगर एक व्हील भी रुक जाए तो पूरी इकोनॉमी की स्पीड स्लो हो जाएगी। इसीलिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर मिलकर ही प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं और देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि इंडियन इकोनॉमी में ये तीनों सेक्टर इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं। सबसे पहली बात, ये बैलेंस ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। जब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर साथ मिलकर काम करते हैं तब इकोनॉमी का डेवलपमेंट बैलेंस्ड और सस्टेनेबल होता है। दूसरा पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। हर सेक्टर अलग अलग तरह के लोगों को उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग जॉब प्रोवाइड करता है। तीसरा है नेशनल इनकम या जीडीपी में कंट्रीब्यूशन। तीनों सेक्टर मिलकर कंट्री की जीडीपी बढ़ाते हैं और इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और फोर्थ पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ अदर सेक्टर्स। एक सेक्टर दूसरे सेक्टर की ग्रोथ में हेल्प करता है, जैसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल देता है और इंडस्ट्रीज सर्विसेज सेक्टर को काम देती है। और आखिरी पॉइंट है इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जब प्रोडक्शन बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट मिलती है और इनकम इंक्रीज होती है तो लोगों की लाइफ और क्वालिटी ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव होती है। जैसे कॉटन पहले फार्म्स में उगाया जाता है, फिर फैक्ट्री उससे क्लॉथ बनाया जाता है और फाइनली शॉप्स के थ्रू कस्टमर तक पहुंचाया जाता है। इसी तरह एजुकेशन सेक्टर स्किल्ड वर्कर प्रिपेयर करता है, जो बाद में इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर दोनों में कंट्रीब्यूट करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों इंडिया की इकोनॉमी के 3 मजबूत पिलर्स हैं। अब आते हैं चैलेंजेस पर। हर सेक्टर इम्पोर्टेंट है, लेकिन हर सेक्टर को कुछ चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है। सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो ये नेचुरल रिसोर्सेज और वेदर पर डिपेंड करता है। फ्लड, ड्रॉट या कम रेनफॉल की वजह से क्रॉप खराब हो सकती हैं। इसके अलावा ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से प्रोडक्टिविटी भी कम रहती है। अब सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल और एनर्जी की हाई कॉस्ट का सामना करना पड़ता है। कई फैक्ट्रीज में आउटडेटेड मशीन्स यूज़ होती हैं जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम और कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। पोल्यूशन और इन्वायरमेंट से जुड़ी प्रॉब्लम्स भी इस सेक्टर की बड़ी चैलेंज है। अब आते हैं टर्शरी सेक्टर पर। इस सेक्टर में हर जगह सर्विसेज की क्वालिटी एक जैसी नहीं होती। रूरल एरियाज़ में हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्ट और इंटरनेट जैसी फैसिलिटीज़ की कमी होती है। साथ ही स्किल्ड मैन पावर और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की शॉर्टेज भी देखने को मिलती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट और सोसाइटी मिलकर टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दें तो इन चैलेंजेस को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है और तीनों सेक्टर्स मिलकर इंडिया की इकोनॉमी को और भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अब बात करते हैं गवर्नमेंट का रोल तीनों सेक्टर का डेवलपमेंट में कितना इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट फार्मर को इरिगेशन
फैसिलिटीज़ अच्छे सीड्स, फर्टिलाइज़र्स और क्रेडिट की सुविधा देती है। साथ ही रिसर्च और डेवलपमेंट के थ्रू फार्मिंग को और प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करती है। पीएम किसान, पीएमएफवाई और सॉइल हेल्थ कार्ड जैसे स्कीम्स भी इसी सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए चलाई जाती हैं। अब सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, गवर्नमेंट इंडस्ट्री के लिए रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, पोर्ट्स और इंडस्ट्रियल पार्क्स जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ डेवलप करती हैं। इसके अलावा सब्सिडीज, इंसेंटिव्स और लोन्स प्रोवाइड करती हैं। लेबर लॉ और क्वालिटी स्टैंडर्ड को इंश्योर करती है और मेक इन इंडिया, एमएसएमईज और स्टार्टअप को प्रमोट करती हैं, जिससे इंडस्ट्री ग्रो कर सके और नए जॉब्स क्रिएट हों। अब आते हैं टर्शरी सेक्टर पर। गवर्नमेंट एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जैसे सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट करती है। बैंकिंग, इंश्योरेंस और ट्रेड को रेगुलेट करती है। साथ ही टूरिज्म, आईटी सर्विसेज और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करके सर्विस सेक्टर को और स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट तीनों सेक्टर को अलग अलग तरीके से सपोर्ट तो करती है। इसी सपोर्ट की वजह से इकोनॉमी में बैलेंस बना रहता है, डेवलपमेंट होता है और एम्प्लॉयमेंट के नए अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होती हैं। एक बात ध्यान रखिए कि आपको जब आप ये क्लास देख रहे हो तो साथ साथ में नोट्स ज़रूर बनाइए, और अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। होपफुली आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट नई क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।